टर्की लास्ट ईयर गया था एक दोस्त की बैचलर पार्टी करने हम। और हमने हम्म। कहा यार ये तो कमाल है, कभी इतना वक्त गुजारा नहीं था टर्की में, हमेशा लेओवर किया। बट जब 10 दिन वहाँ गुजारे तो हमने कहा यार ये तो अमेजिंग है, ये सस्ता वाला यूरोप है। तो हर चीज़ इस्लामाबाद की प्राइस की है, बट लाइफस्टाइल जो है वो यूरोप वाला है। तो नो ब्रेनर है, हर एक को यहाँ आना चाहिए। दुबई क्यों जाते हैं लोग? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट बैक टू बेसिक्स। आज हमने इनवाइट किया है अर्जिश आज़म साहब को, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं इजाद लैब्स के। मतलब कि मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूं कि जो कंपनीज ये मैनेज कर रहे हैं, मैंने इनको बताया कि भाई इतनी कंपनीज तो मुझसे याद नहीं होंगी, तो मैंने मोबाइल पे लिख ली हैं और मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इजाद लैब्स, founder of Pak US Tech Exchange. He's the country manager for Startup Grind Pakistan, and he is also the founder of Pakistan Tech Summit. Wow, man, so much. In short, you're a tech entrepreneur and ecosystem builder. कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। Pleasure all mine, sir. सर मुझे ये बताएं, इतने काम आप कर रहे हैं, इतनी कंपनीज आप मैनेज कर रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? यार अभी 25 साल का होने वाला हूँ, बर्थडे आ रही है अगले हफ्ते। अच्छा, आई एम श्योर आप इनवाइट करेंगे। ये इनवाइट ही है आपको भी, और जो देख भी रहे हैं, अगर अगर इससे पहले लाइव जाए। हाँ, क्योंकि तो मैं कल एक पोस्ट देख रहा था आपकी, जिसमें आपने आपके दोस्त आपकी बर्थडे थोड़ा डिफरेंटली सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं इस हाँ दफा। हाँ। सो व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? सो लास्ट ईयर ना हमने लाहौर में बड़ी एक हैवी सी कवाली नाइट की थी। हाँ हाँ। इस दफ़ा हमने कहा यार कवालियाँ बड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, अब कुछ डिफरेंट करें। तो पिंडी में एक जॉयलैंड है जो शायद कुछ लोगों ने देखा हो। तो बहुत बड़ा जॉयलैंड है, 27 एकड़ पे है, बहुत से वहाँ पर अम्यूज़मेंट की एक्टिविटीज़ हैं। तो हम उसमें जो है ये बर्थडे सेलिब्रेट करें, और वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक 100-200 गेस्ट। सो जो भी देख रहे हैं वो सारे इनवाइटेड हैं। नहीं, जिस तरह पब्लिक इनवाइट है ये। नहीं, जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे उसको डाला है, मुझे लगता है जिस तरह आपकी टेक समिट्स में जो है लोग आते हैं ना, तो एटलीस्ट आप 1000 बंदों की कैपेसिटी रखें। वहाँ वहाँ 10,000 की कैपेसिटी, आप ले आए 1000 बंदे आपके। नहीं, उनको खिलाना पिलाना भी तो है ना। कोई मसला नहीं, हम सब हाजिर हो हैं। जाएगा। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मुझे अर्जिश ये बताएं कि यू आर 25 years old and very young. When did you graduate? ग्रेजुएट कहाँ से? मैं यूनिवर्सिटी गया नहीं, तो एफएससी मैंने 2016 में की थी, वहाँ से ग्रेजुएशन जो थी वो। वाओ, तो एफएससी के बाद आप यूनिवर्सिटी गए ही नहीं हैं? हाँ, बस वो दूर बड़ी थी घर से, मैंने कहा यार क्या जाना है। मतलब दाखला लिया, गए नहीं, ड्रॉप आउट हो गए? नहीं, सो दाखला ही कभी नहीं लिया। एंट्री टेस्ट दिए थे 4-5, फिर मूड ही नहीं बना, ज्वाइनिंग ही कभी नहीं दी। 1-2 जगह एडमिशन भी हो गया था। तो मैं थोड़ा सेकंड ईयर में ही काम कर रहा था ई कॉमर्स पे, एफएससी के सेकंड ईयर में। फिर मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी के बाद थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, साल का एक गैप ईयर लेते हैं। बट वो गैप ईयर ही आज तक चल रहा है, वो 5 साल तो हो गए हैं मुझे लग रहा है। नहीं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, जॉब कहाँ पे मिलेगी हमारे मुंडे को? यार उसमें ये कि थोड़ा सा आई फील मैं लकी रहा कि मेरी फैमिली भी थोड़े से बिजनेस बैकग्राउंड से अनकन्वेंशनल है। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, ब्रेक ले रहे हो, मेक सेंस, ज़िंदगी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और साल एक बाद थोड़ी सी ट्रैक्शन भी आ गई, तो उन्हें तसल्ली होगी कि काम तो को मीनिंगफुली शायद हो रहा है। और फिर ये कि यूनिवर्सिटी तो अब हम बिलीव करते हैं कि शायद जो है ना इरेलीवेंट ही हो जाएगी अगले 5-10 साल में। और मेरे अलावा आई फील कि देर आर सो मैनी पीपल हु आर मच मोर सक्सेसफुल, और वो भी कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए। तो ये तो बस लकी स्ट्राइक थी एक कि मैं नहीं गया, और मार्केट से इतना सीख लिया कि काम बस चल रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी टर्की में, जब आप ये पाकिस्तान टेक समिट करवा रहे थे और आप यहाँ से काफिला लेकर गए थे टर्की। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं टर्की लास्ट ईयर गया था एक दोस्त की बैचलर पार्टी करने हम। और हमने कहा यार ये तो कमाल है, कभी इतना वक्त गुजारा नहीं था टर्की में, हमेशा लेओवर किया। बट जब 10 दिन वहाँ गुजारे तो हमने कहा यार ये तो अमेजिंग है, ये सस्ता वाला यूरोप है। तो हर चीज़ इस्लामाबाद की प्राइस की है, बट लाइफस्टाइल जो है वो यूरोप वाला है। तो नो ब्रेनर है, हर एक को यहाँ आना चाहिए। दुबई क्यों जाते हैं लोग? और फिर हमने जो है सोचा कि यार हम प्रोग्राम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ज़रा टर्की ने क्वारंटीन ऑन कर दिया पाकिस्तानियों के लिए। तो जैसे ही वो रिमूव हुआ, हमने सारी मार्केटिंग शुरू कर दी कि यार हम वहाँ पर पाकिस्तान टेक समिट करेंगे इस्तांबुल में। और लकीली क्योंकि 200 के करीब टोटल लोग थे पाकिस्तान से। 101 लोग तो हम मैनेज करके लेके गए थे, उनकी फ़्लाइटें, लॉजिस्टिक्स, सारा कुछ।
और बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला यहाँ से भी और वहाँ से भी। यहाँ भी मिनिस्टर साहब हमारे साथ थे, आतिफ खान जो केपी के मिनिस्टर हैं। उसके अलावा बड़ी अच्छी लीडरशिप आईटी इंडस्ट्री की, डिफरेंट साइट से, डिफरेंट फ्रीलांसिंग गुरुज, और फिर टर्की से भी इसी तरह बड़े अच्छे लोग थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना। नॉर्मली जब लोग बात करते हैं बिजनेस में आने की, या तो जो पेरेंट्स का या जो फैमिली बिजनेस होता है उसको टेक ओवर कर लेते हैं, या किसी स्टार्टअप में आते हैं। बट योर थिंग इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज आप स्टार्टअप्स को लेकर जा रहे हो, उनको वो एक्सपीरियंस दिला रहे हो, उनकी वो कोलैबोरेशन करवा रहे हो कि यार दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसे ही सो आपने अपना स्टार्टअप पहले कभी किया, या आपने कहा कि यार मैं स्टार्टअप के झंझट में नहीं पड़ना चाहता और मुझे घूमने फिरने में और ऐसे स्टार्टअप्स को घुमाने फिराने में ज़्यादा शौक है कि मैं इनको थोड़ा सा एक्सपोजर दूं कि भाई पाकिस्तान से भी बहुत के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, और फंड किस तरह रेस करना है और इनक्यूबेट किस तरह से होना है। तो आपकी ये जर्नी, जो ये आप लोगों को समिट्स पर लेकर जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में इंगेज करवाते हैं, जिस तरह आपका in the next year you have a plan to take like 100 people with you to the Silicon Valley, तो how you get into this whole thing? ज़रूर, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। तो जब मैंने एफएससी की तो एक ई-कॉमर्स पे मैं थोड़ा बहुत काम करता था, और मैंने एक स्टार्टअप बनाने की कोशिश की। उसका नाम था justprice.pk, तो एक प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट थी। अब बड़े लोग प्राइसओए को जानते हैं, वो भी इसी तरह की वेबसाइट है। और उसमें साल 1.5 साल कोशिश करने के बाद तो मैंने कहा कि यार ये तो काम नहीं चल रहा, जो पहले चल रहा था वो भी बंद हो गया, तो फिर ये काम नहीं करना और वो करता हूँ जिसमें मज़ा आ रहा है। तो तब मैंने ये स्टार्टअप ग्राइंड के इवेंट्स कराना शुरू कर दिए थे, और थोड़े बहुत रेवेन्यू भी आ जाता है, बस ज़्यादा जो है ना मज़ा वहाँ बहुत आता था। तो मैंने कहा यार इस पे फोकस करते हैं, और फिर थ्रू आउट द ईयर इसका हमने काइंड ऑफ एक सस्टेनेबल बिजनेस भी से बना लिया है। और आई फील कि जो प्राइमरी हमारा रोल है वो एक इनेबलर का है, कि जब हम लोकल भी इवेंट करते हैं, कोई बाहर से गेस्ट आया हो, कोई लोकल स्पीकर आया हो, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि डिफरेंट लोग मिल रहे हैं, आइडियाज़ डिस्कस हो रहे हैं, पार्टनरशिप्स हो रही हैं, लोगों की ग्रोथ होती है इससे। और यही काम फिर हमने बीच में कहीं आके आई बिलीव 2018 में इंटरनेशनली शुरू कर दिया। तो पहले 22 लोग लेकर गए सिलिकॉन वैली, खुद मैं गया हुआ था। ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? 2018 फरवरी की। तो उसमें पहली दफ़ा हम ग्रुप लेके गए थे सिलिकॉन वैली, पहला ग्रुप हम वहीं लेके गए, और अब हम 4 दफ़ा जा चुके हैं। अगले साल जो जाएंगे वो शायद 5वीं दफ़ा होगा। और उसमें समझ आई क्या, ठीक है, एक तो लोकल इकोसिस्टम है, तो आप जाते हैं कनेक्टेड पाकिस्तान पे, आप लोगों को मिलते हैं, बड़ी वैल्यू मिलती है। लेकिन क्योंकि आईटी इंडस्ट्री एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, तो जब आप अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, टर्की भी जाते हैं, तो वहाँ भी जो आपको लोग मिलते हैं उसमें बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें लर्निंग होती है, उसमें ग्रोथ है। तो फिर हमारा काइंड ऑफ फॉर्टे ये बन गया कि यार हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल इकोसिस्टम से कनेक्ट कराते हैं। और पाकिस्तान में भी हम प्राइमरीली आईटी स्टार्टअप्स टेक इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और अगर बाकी कोई इंडस्ट्री टेक्सटाइल बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसमें उस तरह स्केल नहीं होता जिस तरह टेक्नोलॉजी में होता है, ये तो सारे ही समझते हैं। और हम बड़ा अच्छा अलाइन करते हैं पूरी इंडस्ट्री के साथ कि इनको साथ लेकर चलें, और जो भी इंडस्ट्री की ज़रूरियात हैं हम उस पे चीज़ें कराएं। जिस तरह जो भी हमारे नेक्स्ट इवेंट्स होंगे, उसका सारा जो थीसिस है वो इंडस्ट्री इनसाइट से ड्राइव होता है कि किस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, किस तरह के गेस्ट होने चाहिए, किस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अभी तक जो आपने बताया कि अभी ये आपकी 5वीं मर्तबा होगी कि आप ये काफ़िला यूएस सिलिकॉन वैली लेकर जा रहे हो, तो क्या होता है वहाँ पर? वो एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं? किन-किन लोगों से वो मिलते हैं? कहाँ-कहाँ पे जाते हैं? किन के साथ उठते बैठते हैं? ज़रूर। तो प्राइमरीली तो जो है ना, वो ट्रिप का मकसद ये है कि हम ग्रोथ कराएँ, मतलब बिज़नेसेस की नहीं, उन लोगों की जो जा रहे हैं। जो तो को-फाउंडर्स हैं। जो को-फाउंडर्स भी हैं, जो कोई बैंक्स के वाइस प्रेज़िडेंट भी हैं, जो कहीं गवर्नमेंट में भी जॉब करते हैं, तो बड़ा एक डाइवर्स ग्रुप होता है। तो ज़रूरी नहीं है हर बंदा वहाँ पर लेट्स से कोई प्रोजेक्ट विन करने ही जा रहा हो। तो हमें बड़ा देख कर चलना पड़ता है कि यार हम जो भी एक्टिविटी करें वो सारों की ऑब्जेक्टिव से अलाइन करें। तो प्राइमरी उसमें टारगेट होता है ग्रोथ का। अब उसमें एक तो हम ये करते हैं कि हम टॉप जो वहाँ के लोग हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं और नॉन पाकिस्तानी भी हैं, उनसे उनको एक्सपोज़ करें, मेंटरशिप कराएँ, कनेक्टिविटी कराएँ, ताकि वो एक तो ये कि बाद में भी ये कनेक्शन रहे। 15 दिन बाद हमने तो उन्हें छोड़ देना है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप्स बनेंगे उन 15 दिन में, ये उनको लाइफ़ टाइम आगे लेकर चलेंगे। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। एक स्टार्टअप ग्राइंड की हमारी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है। एक अब हम खुद करते हैं पाकिस्तान टेक समिट के नाम से। उनका मकसद होता है कि यार ठीक है, आप इंडिविजुअली तो मिलवा देंगे हम 50 लोगों को हर किसी से, लेकिन ये कि हमको 500 लोगों से भी मिलवाएँ ना, कहीं पे वो एक
नेटवर्क भी उनका इस्टेब्लिश हो कि सही है, शायद उनकी पक्की दोस्तियां तो 10 लोगों से निकलें इस 15 दिन के बाद, लेकिन उनको पता जो है वो 1000 लोग होने चाहिए ताकि कल को वो सीख सकें, उन लोगों को फॉलो कर सकें। और इसके साथ साथ ही जो सिलिकॉन वैली की टॉप ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें हम समझते हैं कि यार गूगल, फेसबुक, एप्पल जो इनोवेशन को दुनिया में लीड करते हैं, कटिंग एज काम हो रहा है, उसका एक्सपोजर देते हैं ताकि हमें समझ आए कि यार ठीक है, हम पाकिस्तान में बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते होंगे, हमारा बहुत वेल फंडेड स्टार्टअप होगा, लेकिन इससे आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता या जो की जा सकती हैं। तो मकसद ये भी है कि यार वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो कि हम जाएँ, हमें पता लगे बहुत कुछ हो रहा है और हम कहें यार ठीक है, हम तो बहुत बड़ा बैंक चलाते हैं पाकिस्तान में, तो हम आके अगर ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो बहुत तब्दीली आ जाएगी। और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हुई हैं पिछले 5 साल में। हम बहुत क्लोजली उन सारे लोगों के साथ फिर काम करते हैं कि जो भी लर्निंग हुई है 15 दिन में, उस पे आगे एक्शन भी हो और उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ एक्चुअल में है। तो सिर्फ वो हमारी जो डील है वो 15 दिन की नहीं होती, हमारी डील लाइफ टाइम है कि आप आ जाएँ, ठीक है, ये 15 दिन हम जाएँगे इकट्ठे, लेकिन इसके बाद भी आप हमारी इस फैमिली का पार्ट हैं, जिसमें कि और भी सारे अमेजिंग लोग हैं जिन्होंने इतने साल ट्रैवल किया है। तो एक 300 लोगों का एक ग्रुप है जो हमारा अलुमनाई नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं, और उनकी आपस में एक बड़ी यूनिक कम्युनिटी बनी है जो बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में भी। आपने स्टार्टअप ग्राइंड की बात की, सो व्हाट्स दैट? आप इसके कंट्री मैनेजर हैं, आप एक डेजिग्नेशन पर हैं, सो व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी या व्हाट इज लाइक व्हाट इट इज डूइंग इन पाकिस्तान स्टार्टअप ग्राइंड? सो ग्लोबली जो है ना, स्टार्टअप ग्राइंड दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप्स का नेटवर्क है। 600 शहरों में है, 125 मुल्कों में है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक चैप्टर हुआ करता था 2017 में, शायद मैंने कहा कि यार ये इनएक्टिव है, मैं इसे एक्टिव कर देता हूँ। वहाँ से फिर एक जर्नी शुरू हुई स्टार्टअप ग्राइंड के साथ जो एक एसोसिएशन है, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको मदद की कि और शहरों में भी एक्टिव हो। तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तो हो गया, सवात, पेशावर, मतलब हमारा बहावलपुर में भी चैप्टर है। हमारे 15 चैप्टर हैं पाकिस्तान में। एंड व्हेन यू से चैप्टर, व्हाट डज दिस ओरिजिनली मीन? चैप्टर क्या होता है? ये आप समझें कि एक नेटवर्क है। हाँ। आप कहते हैं यार हमने सक्खर में स्टार्टअप ग्राइंड खोलना है, तो हम आपको लाइसेंस दे देते हैं कि ठीक है, तुम सक्खर के डायरेक्टर हो स्टार्टअप ग्राइंड के, तुम वहाँ इवेंट्स कराओ, हम तुम्हें कनेक्ट भी कराएंगे, जो हम सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। तो आप उस ब्रांड का पार्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह हमारे कोई 15 एक डायरेक्टर हैं पूरे मुल्क में। कोविड से पहले हर जगह पे फिजिकली इवेंट्स होते थे, सवात में हो रहा है, सियालकोट में हो रहा है, अब ज़्यादा वर्चुअली होते हैं, लेकिन कम्युनिटी बड़ी एक्टिव है। क्योंकि मैं इस्लामाबाद बेस्ड रहा हूँ हमेशा से, हमारा ज़रा सबसे मेजर हब ही है। तो फिर जो स्टार्टअप ग्राइंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, जो हमने 2019 में की, पहली दफ़ा पूरे एशिया में एक कॉन्फ्रेंस थी स्टार्टअप ग्राइंड के ब्रांड के अंदर, वो इस्लामाबाद में थी। और अब हम वो दोबारा जनवरी में भी करें, वो भी इस्लामाबाद में होगी। और हमें यही लगता है कि देखें, अगर हम मुल्की सतह पर तब्दीली लाना चाहते हैं, तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे डिसीजन मेकर सारे इस शहर में बैठे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स यहाँ बैठे हैं, हमारी डोनर एजेंसीज इधर हैं। तो अगर हम वो तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें फिर जो है ना, ये एजेंडा भी इसी शहर में पुश करना है ना, मतलब मैं लाहौर बुला के तो नहीं पुश कर सकता। तो इसलिए हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में ही होती है, और शायद अगले कई सालों में भी इस्लामाबाद में ही होती रहेगी। अच्छा, वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप सिर्फ यूएस में नहीं लेकर जाते इस काफिले को, टर्की में नहीं लेकर जाते, आप यूरोप भी लेकर जाते हाँ। हैं। यूरोप के अलावा और कहाँ कहाँ पर आपका ये काफिला जाता है? अभी तक जहाँ जा चुके हैं, नंबर 1 यूएस से शुरू हुआ। हर साल हम यूएस जाते हैं, फरवरी मार्च के महीने में 2018 से जा रहे हैं। टर्की हमने रिसेंटली किया। यूरोप में हम 2 दफ़ा जा चुके हैं। एक दफ़ा नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ था, नॉर्वे गए हम। एक दफ़ा हम बार्सिलोना गए। तो यूएस तो हम परमानेंटली जाते हैं। आप समझेंगे यूएस पक्का होता है हर साल। वो आपका दूसरा घर है। हाँ, वो एक दूसरा किस्म। घर है। और इस्लामाबाद यहाँ पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा हम मूव अराउंड करते रहते हैं कि यार किसी साल टर्की चलते हैं, अगले साल कनाडा चलेंगे, उससे अगले साल जर्मनी चलेंगे, जहाँ से डिमांड हुई। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह यूएस में हम हर साल इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सेंटर है एक्टिविटी का, टेक्नोलॉजी का। तो वहाँ तो मुझे लगता है साल में 4 दफ़ा भी जाएँ तो कम है। लेकिन बाकी जगहों पे शायद दूसरे साल जाने की भी उतनी समझ नहीं आती कि जर्मनी में अगले साल भी जाएँ तो वो कितना को बड़ा इकोसिस्टम होगा, शायद सेम ही लोग हों। यूएस की ये कमाल बात है कि जब आप अगले साल भी जाते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं 10 साल जो है ना आप उसके बाद आ रहे हैं, कि इतनी जल्दी वहाँ पर ख़ासकर सिलिकॉन वैली में चीज़ें बदलती हैं, तरक्की होती है। और हमारी ख्वाहिश है कि शायद, या काश अगर हम कोशिश करें कि हम साल में मल्टीपल टाइम्स डेलीगेशंस लेकर जाएँ सिलिकॉन वैली में। पर्सनल कैपेसिटी में तो हम सारे जाते हैं, लेकिन ग्रुप हमारा अभी तक एक दफ़ा जाता है साल में। बट देखते हैं। One of the things that I understand is the success of the Silicon Valley.
जो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग एंड यू कैन ऐड टू दैट बिकॉज देयर आर मैनी फैक्टर. वन फैक्टर दैट आई सी के वहाँ पर जो स्टार्टअप्स होते हैं, जिस तरह बिग टाइम स्टार्टअप्स हैं, जिस तरह फेसबुक, गूगल, ये अमेज़ॉन वगैरह, टेस्ला, तो यहाँ पर लोग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा कि ये बिजनेस एग्जिट कर गए हैं और फिर, लेकिन वन थिंग दैट आई सी बिकॉज देयर आर टन्स ऑफ स्टार्टअप्स देयर एंड टन्स ऑफ देम आर सक्सेसफुल, जब लोग एग्जिट करते हैं तो जो फाउंडर्स वहाँ से निकलते हैं तो दे री इन्वेस्ट इनटू द अदर वेंचर्स एज वेल इन द सिलिकॉन वैली. उससे कैपिटल बढ़ता है, उससे औरों को फ़ायदा पहुंचता है. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से जो सिलिकॉन वैली है वो सिलिकॉन वैली है राइट नाउ. डू यू एग्री विद मी? और या और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सिलिकॉन वैली को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो वैलीज़ हैं डिफरेंट बनाता है? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल. देखिए रिपल इफेक्ट है. तो दुनिया के शुरू में कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज वहाँ सेंटर्ड थी सिलिकॉन रेवोल्यूशन की वजह से, जिसके पीछे उसका नाम सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन चिप है, ठीक है, HP वगैरह वहाँ से निकली. और फिर आप जो है इसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं, एक मैप बन सकता है कि कहाँ कहाँ से कंपनीज निकलती हैं, जिसे हम पेपैल माफिया कहते हैं, जिससे 100 मतलब हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो वहाँ से निकली हैं. और वो फिर पता नहीं फॉर वट एवर रीज़न वो एक्टिविटी सेंटर्ड उस इलाके में हो गई अनटिल कोविड, राइट. सो अनटिल कोविड जो है, आप सिलिकॉन वैली जाते थे, आप एक इंजीनियर हो, आपको $4 लाख का पैकेज भी मिल जाता है, बट फिर आपका रेंट भी पूरे अमेरिका से ज़्यादा है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा है. तो टैलेंट का एक वो अनडिस्प्यूटेड सेंटर बन गया था. कोविड में आके सिलिकॉन वैली के साथ शायद अच्छा ये हुआ कि लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब काम तो रिमोट भी हो सकता है और 80% काम रिमोट हो सकता है. ठीक है, हमने फंड रेजिंग करनी है तो हम सिलिकॉन वैली आते हैं, 2 महीने रहेंगे, रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे, फंड रेजिंग कर लेंगे. पूरा साल रहने की समझ नहीं आती. पूरा साल तो आपने कस्टमर्स के साथ काम करना है, आप ऑनलाइन करें, प्रोडक्ट बिल्डिंग करनी है, आपकी 600 लोगों की टीम है, उन्हें क्यों आप सिलिकॉन वैली में बिठा रहे हैं? अब तो अगर आप इसकी इस्लामाबाद भी कंपनी हो, आप बहावलपुर में भी कोई इंजीनियर हायर कर सकते हैं. बट हुआ ओवर द ईयर्स यही है कि जिन्होंने पहली कंपनीज की एक ग्रुप बनाया, फिर वहाँ से निकले, उन्होंने कहा कुछ और बनाते हैं, किसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये ओवर एंड ओवर इतनी दफ़ा रिपीट होता है कि एक इकोसिस्टम बन गया. और ये देखें हमारा जो होता है कि यार पाकिस्तान में क्यों नहीं है, फलानी जगह क्यों नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है. मतलब सिलिकॉन वैली जो है वो तो अमेरिका में किसी दूसरे शहर में नहीं है. सिलिकॉन वैली के साथ 2 घंटे कैलिफोर्निया कैपिटल है सैक्रामेंटो, वहाँ पर वो रिपीट नहीं हो सका. तो वो जो एक यूनिकनेस है उस इलाके की, इस मैं समझूंगा इकोसिस्टम की, वो अमेरिका में भी कहीं नहीं हुई, वो टेक्सास में नहीं हुई, न्यूयॉर्क में नहीं हुई. तो उसका तरीका ये है कि हम सीखें, वहाँ रिलेशनशिप्स बनाएं और उसको लेवरेज करके हम अपना इकोसिस्टम डेवलप करें, जिसमें शायद हम भी एक रोल अदा करते हैं. लेकिन ओवरऑल भी अगर हम पाकिस्तान में देखें तो आतिफ अवान सिलिकॉन वैली से वापस आए, पाकिस्तान के टॉप VC हैं. बहुत सी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में, वो उस पाकिस्तानी डायस्पोरा ने की है जो सिलिकॉन वैली में रहते हैं, वहाँ से सक्सेसफुल हुए. इवन मुदस्सिर शेखा भी जो है वो सिलिकॉन वैली में काम करता था. और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री पे. और होपफुली जब ये IT इंडस्ट्री और ग्रो कर जाएगी तो फिर हम ये कह सकेंगे कि बड़ा उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पे, जो कि होगा, क्योंकि देखें फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी है. ऑब्वियसली आई कंप्लीटली एग्री विद यू. सिंस आप इतने बड़े काफिलों को लेकर गए एंड यू हैव लाइक वेरी डीप कनेक्शन इन दिस होल इकोसिस्टम, टेक, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम में आपने अपने पंजे गाड़ दिए हैं राइट नाउ. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई बेहतरी आ रही है हमारे स्टार्टअप इको कल्चर में, या अभी भी जहाँ पर हम खड़े थे आज से चंद साल पहले? बिकॉज आप जब नाम सुनते हैं स्टार्टअप्स का तो आपके जहन में ज़मीन आता है, करीम आता है, रिसेंटली एयरलिफ्ट आता है. ये बड़े नाम है. इनके अलावा भी कोई नाम है, कोई बड़े नाम, जिस तरह अभी रिसेंटली ताजिर और बाजार को फंडिंग उन्होंने रेज किया, आई थिंक इट वाज अराउंड लाइक 35 मिलियन एंड 5 to 10 मिलियन डॉलर्स फॉर ताजिर, राइट? ऐसे सो बाजार की आई थिंक 30 मिलियन थी, ताजिर की शायद कम थी. अभी बुकमी ने $7.5 मिलियन रेस किया. सो इसमें ये कि मतलब देखिए, मुझे तो ये लगता है कि पिछले 2 साल में गेम बदल गई है स्टार्टअप्स की. उससे पहले जो है शायद हम कह सकते हैं कि 3-4 ही नाम थे. रोजी भी था, पार्क व्हील्स भी बड़े साल से था. बड़े साल से ऑनेस्टली एक स्टैग्नेंट सी ग्रोथ थी. हमें वो 5-6 कंपनियां नज़र आती थी जिन्हें हम कहते थे ये बड़े टेक स्टार्टअप्स हैं. अभी क्या हुआ है कि 1.5 साल पहले कोई आया है लड़का, वो गोरा और एक पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन, उसने किस्त पे बनाई. किस्त पे ने शायद $15-20 मिलियन रेस कर लिया.
और इसी तरह बुकमी देख लें, अब उसने $7.5 मिलियन रेस किया है। Who is the founder of Bookme? Is like पाकिस्तानी या कोई गोरा? नहीं, ये पाकिस्तानी है। कोई सिलिकॉन वैली से आया, बाहर से पढ़ के आया या पाकिस्तान? ये प्योरली पाकिस्तानी। अच्छा, ये साहिवाल से आया और वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जांपल्स के जो बॉर्न एंड ब्रेड इन पाकिस्तान और उसने ज़्यादा फंडिंग रेस की है। अब देखें, ये एक रियलिटी है कि जो लोग बाहर से वापस आते हैं सिलिकॉन वैली से ख़ास तौर पे, उनको वो एक सारा सिस्टम समझ आता है कि फंड रेजिंग कैसे होती है, वेंचर बिल्डिंग कैसे होती है। अब आप यूसीपी से पढ़ के निकले हो, आप कहें कि अच्छा मैंने $10 मिलियन रेस करने, तो यहाँ तो आप किसी स्टार्टअप में काम करें जिस तरह करीम में, और फिर आप वो प्रोसेस सीखें। तो जब करीम वाले अब सारे निकले हैं, उन्होंने फंड रेजिंग कर ली है, क्योंकि अगेन आपकी वाली बात के जो पहले करते हैं वो अपनी लर्निंग ट्रांसफ़र करते हैं आगे, या उन कंपनीज़ में जो लोग काम करें जो एक्स करीम वाले हैं, अब उन्होंने बहुत सी कंपनीज़ बनाई हैं जो कि B2B कॉमर्स में हैं, लॉजिस्टिक्स में हैं, ई-कॉम, लाइक ओवरऑल बहुत सी कैटेगरीज़ में कंपनीज़ हैं जो बड़ा अच्छा ग्रो कर रही हैं। हर रोज़ किसी न किसी कंपनी की फंड रेजिंग की न्यूज़ आ जाती है। टोटल $350 मिलियन आई थिंक इस साल में इन्वेस्ट हो गया है, जो कि 2021 में, जो कि शायद पिछले 3-4 साल में मिला के नहीं इन्वेस्ट हुआ था। तो जो स्टार्टअप्स की गेम है वो उठ गई है, लेकिन अभी भी इट्स ओनली द बिगिनिंग। मतलब हमारे लिए $350 मिलियन बहुत बड़ी चीज़ होगी एज अ कंट्री। अमेरिका में 2 स्टार्टअप इतने पैसे रेस कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभी एक भी कर लेता है। असल में तो ये जो जहाँ जा रहा है उसको जो है उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो $350 मिलियन है, ये 5 साल में 10, 15, $20 बिलियन पर ईयर होगा और ये फॉर श्योर होगा, ठीक है, थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। बस ये कि हम इसको ग्रो करें, इसको सेलिब्रेट करें, इसको साथ लेकर चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करें कि वो इस मूवमेंट को ज्वाइन करें। देखें, अगर आप स्टार्टअप के फाउंडर नहीं भी होते, आप एम्प्लॉई भी हैं, ज्वाइन भी करते हैं, तो आपकी जो लर्निंग एक स्टार्टअप में होती है वो कहीं किसी MNC में जॉब करके नहीं होती। फिर आप निकलते हैं, आप अपना स्टार्टअप बना लेते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। तो अगर हम इस कल्चर को प्रमोट करेंगे तो ओवरऑल जो है एंटरप्रेन्योरशिप का रिवाज इस मुल्क में ज़्यादा होगा। So like you can say this is the beginning of new era. Yeah, this is the beginning, absolutely. अच्छा, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में आता है एक आइडिया होगा जिस पे फाउंडर और को फाउंडर जो है वो वर्क करेंगे, वो फंड रेस करेंगे। तो डू यू थिंक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बूटस्ट्रैपिंग मिसिंग है हमारे कल्चर में? और सबसे पहले ये बताएं बूटस्ट्रैपिंग है क्या, ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ आप समझते हैं लेकिन शायद बहुत लोग इस टर्म से वाकिफ ना हो। बिल्कुल, तो बूटस्ट्रैपिंग जो ऑडियंस के लिए वो ये कि अगर आप एक कंपनी शुरू करें तो आप या तो अपने पैसों से या उस कंपनी के रेवेन्यू से ही उसको ग्रो करें ऑर्गेनिकली, वर्सेस ये कि आप किसी से इन्वेस्टमेंट रेस करें। तो ये बूटस्ट्रैपिंग एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है। देखें, ओवरऑल ये कि मुझे पर्सनली जो है बूटस्ट्रैपिंग बहुत अच्छी लगती है, उसमें कई फ़ायदे हैं। लेकिन अगर मेरा स्टार्टअप एक ऐसी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है जिस तरह क्विक कॉमर्स है, तो एयरलिफ्ट ने $85 मिलियन रेस कर लिया। अब अगर मैं आज क्विक कॉमर्स कंपनी बनाऊं, मैं फंडिंग के बगैर कहीं नहीं जा सकता। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं जहां पर कंपटीशन इतना डफ है, जहां पर वेंचर फाइनेंसिंग बाकी कंपनीज में, फिर तो आपकी मजबूरी है कि आपने फंडिंग रेस करनी है। और अगर आपकी ग्रोथ ऑर्गेनिकली हो रही है और आप कंपटीशन ने आपको ख़तरे में नहीं डाला, तो फिर तो आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप बूटस्ट्रैप कर लें या आप फंडिंग रेस करें। मुझे ये लगता है कि देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम फंडिंग रेस कर लेनी चाहिए क्योंकि कैपिटल बहुत अबंडेंटली अवेलेबल है। और अगर आप अच्छे फाउंडर हैं, एक अच्छी कंपनी बना रहे हैं, तो आपको कोई भी इन्वेस्टर बहुत इजीली इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ना सिर्फ आप ग्रो करेंगे, ये मार्केट ही ग्रो कर रही है। हमारे 100 मिलियन इंटरनेट यूज़र है जो कि 220 मिलियन की पॉपुलेशन में से, तो बाकियों ने भी ऑनलाइन आना है। अब जब उन्होंने ऑनलाइन आना है तो दराज की सेल तो 4x हो जाएगी ना। जितने ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उन्होंने ग्रो ही करना है, ये एक नेचुरल ट्रेंड है जो चल रहा है। तो इसलिए भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। जो ये हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है, इसके पीछे 2-3 राइट फैक्टर्स हैं, तो वो ओवरऑल उनको मिला के हमारा टाइम अच्छा चल रहा है। तो सिलिकॉन वैली में भी या पूरी दुनिया में भी टाइम का बड़ा एक रोल होता है कंपनीज को सक्सेसफुल बनाने का। हमारा अभी ये टाइम है, थोड़ी देर शायद और चलेगा, लेकिन अभी मैं इनकरेज करूँगा कि अगर किसी के पास कोई चीज़ है और वो समझता है कि मैं इसे परसू करना चाहूँ, तो अभी वो कर ले। अभी उसके पास मौका है। शायद ये 5 साल बाद, 10 साल बाद ना हो, शायद उस टाइम हमारी कंपनीज, हमारा इकोसिस्टम बहुत मैच्योर हो जाए। लेकिन अर्जिश यार, आपको ये थोड़ी बात अजीब नहीं लगती कि लेट्स से मैं आपके पास एक आइडिया लेकर आता हूँ, आप इन्वेस्टर हो, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है और मैंने उसको
चलाया भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ वो आइडिया है और मैं कहता हूँ कि यार आपको मैं पिच करता हूँ अपना आइडिया। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार मैं एक लेट्स से मीडिया कंपनी बनाना चाहता हूँ, मेरे पास मुझे पता है वीडियोग्राफर कि कभी कॉन्टैक्ट है, कंटेंट रिसर्चर का, रिक्रूटर का, मेरे का पूरी एक टीम लाइन है, लेकिन ये अभी तक एक आइडिया है, अभी ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव द फंड। लेकिन आपके पास जब मैं आऊँगा तो डोंट यू फाइंड इट वेरी रिस्की कि यार सही है आइडिया तो है, लेकिन सही है मार्केट भी है, लेकिन इसके कुछ नंबर्स नहीं है, ही डजंट हैव एनी रेवेन्यू टू शो फॉर इट, एनी डाउनलोड्स, एनी सेल्स, एनी रेवेन्यू, नथिंग। तो इस केस में वीसी फंड इन्वेस्टमेंट रेस करना आसान काम है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और जहाँ पे मैं पाकिस्तान से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास सिलिकॉन वैली का एक्सपीरियंस भी नहीं है। डू यू थिंक इट्स दैट इजी कि मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगा? नहीं, देखिए उस केस में बिल्कुल इजी नहीं है। इवन अगर आप सिलिकॉन वैली भी देखें तो वहाँ पर भी आइडिया स्टेज पे पैसे उनको ही मिलते हैं जिनकी प्रायर हिस्ट्री हो। तो यहाँ तो आप गूगल से जॉब छोड़ के कंपनी बनाए तो इन्वेस्टर कहते हैं हाँ यार कुछ इसने सोचा होगा, और ये बड़ी एक नेचुरल सी बात है। पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली नहीं, अगर आपका वो प्रोफाइल नहीं है, आप कहीं सिलिकॉन वैली से जॉब छोड़ के नहीं आए, तो फिर तो मोस्ट डेफिनेटली नहीं मिलेंगे, ये मेरा ओपिनियन है, और अभी तक फैक्ट्स भी इसे कंकर करते हैं। लेकिन ये कि आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं ना, उससे तो कोई नहीं रोक रहा। मतलब देखें बुकमी की जो स्टोरी है वो 8-10 साल से ये कंपनी बिल्ड कर है। फंडिंग की गेम तो अब उठी है सारों की, अब उसे $7.5 मिलियन मिले हैं, लेकिन उससे पहले ही बुकमी नंबर 1 कंपनी थी इस मुल्क की टिकटिंग में। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स हैं उनके सारों के साथ। बुकमी का सेकंड कंपेटिटर ही कोई नहीं है पूरे मुल्क में, ठीक है, मतलब कोई और टिकटिंग कंपनी नहीं है उस कैटेगरी में, बसेस में, सिनेमाज में, जहाँ वो ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह बहुत सी और एग्जांपल्स भी हैं। तो बात है कि देखें आप $100 मिलियन ना भी रेस करें, आप $1 मिलियन बिजनेस भी बना लें तो इकोनॉमी के लिए तो ये भी अच्छा है ना, आपके घर के लिए अच्छा है, आपका लाइवलीहुड सेट हो जाएगा। तो ख्वाब तो हमें बिल्कुल देखने चाहिए कि यार 100 मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी बने, बट जो भी बने वो कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। मेरे ख्याल में जो मुझे एक चीज़ समझ आती है ना, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस होल स्टार्टअप इकोसिस्टम, लाइक मैं ई कॉमर्स का बंदा हूँ, सही है। मुझे जो चीज़ समझ में आती है, इवन इफ़ यू डोंट हैव लाइक मनी फॉर बूट स्ट्रैपिंग, राइट, या बहुत टाइट बजट है आपका और आप पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हो, आपका बाहर का एक्सपीरियंस भी नहीं है, आई वुड से व्हाई नॉट इंक्यूबेट। आप इंक्यूबेटर में जाओ, नेटवर्क बनाओ, लोगों से मिलो, को फाउंडर्स को देखो। ईसॉप्स एक वो होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, मुझे एग्जैक्टली इसकी एब्रीविएशन का नहीं पता, लेकिन आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, एग्जैक्टली तो आप उस बेस पर राइट टैलेंट हायर करो, और ऑब्वियसली आप इंक्यूबेटर में हो वेयर मेंटर्स कम, वेयर लाइक सीनियर देन योर, आपसे सीनियर आते हैं, स्टार्टअप्स वाले आते हैं, मेक कनेक्शन। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास पैसे हो भी ना, पाकिस्तानी बैकग्राउंड से भी हो, तो स्टिल nobody can stop you if you know how to maneuver and pivot through the situation कि आप incubator पर तक पहुंच जाओ। incubator का यही एक फ़ायदा है या there is much more to incubation? नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आई थिंक इनक्यूबेटर से रिलेटेड वो शायद मैं पॉइंट मिस कर रहा था। देखें अभी एक तो ये कि इनक्यूबेटर्स बड़ी देर से पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं भी प्लान 9 में गया था, वहाँ से मेरी बड़ी दोस्तियाँ बनी, एक जो नेटवर्क मेरा बना, मुझे लगता है शायद वो पूरी ज़िंदगी में उसने बड़ी मेरी मदद की है, और बहुत से और लोग भी निकले हैं। शायद पिछले 1-2 साल में एक सवालिया निशान उठ गया है कि अच्छा यार अगर सारी फंडिंग जो है वही स्टार्टअप रेस करते हैं जो किसी इनक्यूबेटर में गए ही नहीं, तो फिर इनक्यूबेटर कर क्या रहे हैं? अच्छा, मुझे लगता है सवाल फेयर ही नहीं है। देखिए इनक्यूबेटर का गोल ये था ही नहीं कि किसी को $10 मिलियन रेस करने के काबिल बनाएं। वो आप इनक्यूबेटर से निकाल के उसे सिलिकॉन वैली भेजें, फिर वो 5 साल लगाए, फिर वो उस काबिल होगा ना। सारों की हिस्ट्री देखें क्या है। तो आप अनफेयर एक्सपेक्टेशंस हम सेट करें। फेयर एक्सपेक्टेशन ये है कि देखिए हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 1 स्टेप आगे जाना है। तो इनक्यूबेटर में आप जाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता स्टार्टअप क्या है, बिज़नेस कैसे बिल्ड करना है। वो आपको करिकुलम देते हैं, थोड़ी सी गाइडेंस देते हैं। जो इनक्यूबेटर्स चला रहे हैं जनरली उनका अच्छा नेटवर्क होता है, वो कनेक्टिविटी दे देते हैं। फिर आप में से अगर थोड़ा सा भी स्पार्क है तो आप ये सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब हो सकता है आप 10 साल बाद $10 मिलियन रेस कर लें, लेकिन मोस्ट केसेस में जो प्रोडक्ट इनक्यूबेटर के अंदर आया है, ठीक है, वो तैयार ही नहीं है उस स्टेज पे जाने के लिए। वो एक डिफरेंट लाइन है चीज़ों की, बट लोकल इकोसिस्टम में इनक्यूबेटर वैल्यू ऐड करते हैं। मुझे लगता है कि देखें आप अगर शुरू कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप जाएँ इनक्यूबेटर, 5, 10, 20 इनक्यूबेटर्स हैं इधर, वो फ्री में बैठाते हैं, ऑफिस स्पेस देते हैं, कुछ स्टाइपेंड भी दे देते हैं, तो नुकसान तो कोई नहीं है।
और अगर लेट से 6 महीने बाद आप फेल भी कर जाते हैं तो जहाँ आप जाके जॉब भी करेंगे वहाँ भी आप बाकी एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस ला रहे हैं वो बाकियों का नहीं है। और आई थिंक अब ये कि अब तो इंक्यूबेशन का कल्चर और ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए कि हम और ज़्यादा लोगों को कहें कि यार रिमोट वर्क किया आओ, अपनी जॉब भी करते रहो और साथ साथ इवनिंग में कुछ बिल्ड करने की कोशिश करो। ठीक है, वर्चुअल इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट भी शायद अब इम्प्लीमेंट हो गया इस मुल्क में। तो ये कुछ मेरी राय है इंक्यूबेशन से। अच्छा, मेरे दोस्त का एक स्टार्टअप था, वो बड़े बुरे तरीके से फेल हुआ और फिर वो इंक्यूबेटर को गाली देता फिर रहा था ना। मैंने कहा क्या हो गया भाई, वहाँ पे तुम्हें वो लाहौर लेकर गए, सबसे तुम्हें नेटवर्क कराया। वो कह रहा था यार मसला ये हुआ कि हम शशकों में पड़ गए। हम शशकों में इस तरह पड़ गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए सेल्फीज ले रहे हैं, और वो थे भी 2-3 फाउंडर्स। तो आपको पता है जब आप थोड़ा सा मीडिया लाइट में आते हो तो आ, बात तो एक ही करेगा ना। लेट्स से अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर आपसे बात कर रहा है आपके स्टार्टअप के हवाले से, तो एक ही को फाउंडर आगे होगा, तीनों तो बात नहीं करेंगे ना। तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी डेवलप हो गया कि यार ये वाला क्यों बात कर रहा है, मुझे क्यों मौका नहीं मिल रहा। तो वो एक अजीब से चीज़ में फंस के रह गए कि यार इसको सारी वो मिल रही है, लाइट मिल रही है को फाउंडर को ये, और मुझे नहीं मिल रही, आइडिया तो मेरा था। तो लोग शायद, मुझे लगता है कि इन शशकों की वजह से बहुत से स्टार्टअप्स फेल भी हो जाते हैं। और इन्हीं शशकों की वजह से कि यार मुझे वो कवरेज नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, मेरा नाम आना चाहिए था, अर्जिश को मुझे अपने पेज पर मेंशन करना चाहिए था, वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। और जो उनका मेन गोल होता है एक स्टार्टअप को वाकई एक ऐसे लेवल पर लेकर जाना कि इन्वेस्टमेंट रेस करे, मेंटोरशिप ले, राइट लीडरशिप के साथ काम करे, तो वो चीज़ मिस हो जाती है समहाउ। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ जो आपने कही कि यार वो थोड़ा सा लोग इससे कोई साइड ट्रैक हो रहे थे, हट रहे थे कि यार शायद इंक्यूबेटर हेल्प आउट नहीं कर रहा। लेकिन वो एक पर्सपेक्टिव है हर बंदे का अलग। वो आपका अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखे, आपके लेंस से देखे, तो वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन मेरे जो दोस्त फेल हुए उनके पर्सपेक्टिव से देखे तो वो इंक्यूबेटर को गाली देते हैं कि यार इंक्यूबेटर में तो जाना ही नहीं चाहिए, खुद करो ना, अपने घर से करो, 2-3 बंदों की टीम बना लो, इंटर्नीज हायर कर लो तो काम हो जाएगा। बट आई वुड से कि वन थिंग दैट इज स्टिल मिसिंग ना, कि जिस तरह ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग का एक दौर चला हुआ है और ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, जिस तरह सनी अली को देख लें, साकिब अज़हर को देख लें, हिशाम सरवर को देख लें, बहुत सारे बेहतरीन ट्रेनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्रीज़ में स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं, पैसा बनाना सिखाते हैं। समहाउ आई फील दैट इज़ मिसिंग इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडियन एक स्टार्टअप के को फाउंडर थे, वो 2 स्टार्टअप के फाउंडर रह चुके थे, फिर उन्होंने एग्जिट करा। अंकर वारिको उनका नाम है। इफ़ यू कैन यूट्यूब उनका चैनल भी है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे और स्टार्टअप्स पे वो बात भी करते हैं, कोर्सेज भी हैं। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ यार पाकिस्तान में ई कॉमर्स का भी कोर्स है, फ्रीलांसिंग का भी है, लेकिन स्टार्टअप का नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि स्टार्टअप है, बूटस्ट्रैप है, फंड रेस करना है, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें पता ही नहीं चलता। तो व्हाई नॉट हमारी पाकिस्तान में, जबकि आप जैसे अजीम लोग काम कर रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, व्हाई वी मिस द प्रॉपर ट्रेनिंग? कोर्सेज क्यों नहीं है स्टार्टअप्स पे? यार बड़ा अच्छा सवाल कर दिया आपने। ये तो देखें, हमें तो लग रहा है थोड़ा सा शायद हमारा भी कसूर है इसमें कि हम बड़े इकोसिस्टम के कनेक्टर बनते हैं। तो नहीं, बड़ा आई थिंक वैलिड क्वेश्चन है। और शायद मैं इस कॉन्वर्सेशन के बाद थोड़ी वर्किंग करूं कि हम किसी कोर्स को डेवलप कर दें, उसमें हम जितने भी सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं उनसे इनपुट लें, उनकी टॉक्स लें, उनसे सीखें जिन्होंने पिछले 1 साल में फंडिंग रेस की है कि क्या जर्नी होती है। लेकिन शायद ये कि देखें, एक तो ओवरऑल स्टार्टअप वाली जो गेम है वो बड़ी ग्लोबल है, तो आधे लोग तो हमारे बाहर से सीख के आए हुए हैं। जो लोकल वाले भी हैं वो बेचारे रगड़ा खा के कहीं ना कहीं से सीख ही जाते हैं। और इस पूरी जर्नी में जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है कंपनी बिल्ड करना। ठीक है, और वो एक आधी अगर लेट से बना भी ले, अब करीम हमारी एक सक्सेस स्टोरी है, तो वो बेचने के बाद भी करीम में ही हैं, वो उसको ग्रो कर रहे हैं। तो उनको शायद वो टाइम ही नहीं मिलता कि वो कोर्स बिल्ड करें। इंडिया का इकोसिस्टम में भी बहुत आगे है, वहाँ बहुत लोग निकले जिन्होंने कहा हाँ 2-2 कंपनियां बेच ली हैं, अब टाइम है, अब हमने बैठ के कोर्स बनाना है, गिव बैक करना है। हमारे शायद हम उतना आगे अभी गए ही नहीं। तो अभी जो फाउंडर जिन्होंने कोर्स बनाने हैं वो बेचारे अपनी कंपनियां बनाने में ही दिन रात लगे हुए हैं।
बट हम कोशिश करते हैं कि कहीं उन 10 12 15 लोगों को इंगेज करके एक कोर्स बना दें जिससे लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि विद इन पाकिस्तान जो एक स्टार्टअप फाउंडर की जर्नी है वो कैसी। ग्लोबल कंटेंट तो अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह आप लोगों की इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स में, फ्रीलांसिंग में हुआ है कि हमें लोकल कंटेंट मिला है, शाम सरवर का, सनी अली का, हमारी ज़ुबान में, हमारे रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ। स्टार्टअप्स में आई एग्री कि वो अभी मिसिंग है और इंशाल्लाह विल डू समथिंग अबाउट इट। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह इजाद लैब माशाल्लाह से सर्विस कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, मेरे ख्याल में आप जैसे फाउंडर्स को, आप जैसे, क्योंकि सही है, आई एग्री कि करीम वाले के पास इतना टाइम नहीं होगा, बाइकिया वाले, एयरलिफ्ट, बिकॉज दे आर इनटू सो मच इनटू अ हसल ना, एक ग्रूलिंग प्रोसेस है, एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है, बिकॉज आई कैन रिलेट टू दैट, बिकॉज मैं अभी बिजनेस रन करता हूँ और मुझे पता है कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, कितना डिप्रेसिंग हो जाता है, कितनी डार्क नाइट से आप गुजरते हो। लोगों को आपकी गाड़ी दिखती है, घर दिखता है और आपका लाइफस्टाइल दिखता है, लेकिन डीप डाउन ओनली यू नो कि आप कितने अंधेरों से होकर यहाँ तक पहुंचे हो। ऐसे तो वन सजेशन आई हैव, लाइक यू हैव अकम्प्लिश सो मच, लाइक आप लोगों को लेकर जा रहे हैं काफलों पे काफले, why don't you take this responsibility of creating the courses by collaborating with these amazing entrepreneurs because they are in your circle? और एक नई कंपनी बनाई जाए, अर्जिश उसके फाउंडर हो, उनके भाई उनके को फाउंडर हो, and lead this journey and let the youth know what is the right way to start a startup and how to raise funds, how to create an amazing पिच डेक बोलते हैं ना, पिच डेक और ई-सॉप से सारी टर्मिनोलॉजी और मेंटरिंग, आई थिंक इट्स अमेजिंग इंडस्ट्री और अभी मैदान खाली पड़ा है। नहीं, हम करेंगे जी, आपने कह दिया, ये हम करेंगे। बहुत से जस्ट एन आइडिया, नहीं बड़ा अच्छा आइडिया है। बहुत से, एक तो ये कि हम जो कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं उस पर भी बड़ा कंटेंट होता है, यही लोग आके जर्नी शेयर करते हैं, लेकिन एज सच एक कोर्स की फॉर्म में हमने कभी कोई चीज़ डेवलप नहीं की। तो शायद एक कोर्स की फॉर्म में भी डेवलप होनी चाहिए कि लोग आएँ, इजीली नेविगेट कर सकें कि अच्छा यार ये 10 वीडियोज़ हैं, पहली में ये हो रहा है, दूसरी में ये हो रहा है। वो हम इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे और उसमें जो टॉप हमारे फाउंडर्स हैं जिन्होंने वो चैलेंजेस सारे ओवरकम किए, हम उनसे इनपुट लेंगे, उनकी वीडियोज़ रिकॉर्ड कराएंगे। तो ये जनवरी वाले इवेंट के बाद हम इस मुहाज पे जो है ना इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन तब तक ये कि जिन लोगों को ये कंटेंट सारा चाहिए और इन लोगों से सीखना है, तो जो हम जनवरी में इवेंट करें, बड़ी शेमलेस मार्केटिंग, उस पे सारे आ जाएं और फ्री एक्सेस भी है आपको। उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी, लोग कहाँ पे जाएं, साइन अप हो, किस तरह आपसे कांटेक्ट करें? ज़रूर। सो उसका नाम है फ्यूचर फेस्ट, सो डोमेन है futurefest.pk, आप उस पे जाएं, रजिस्टर कर लें। और जनवरी 21, 22, 23 को जना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में, जो कि इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, हम ये पूरी कॉन्फ्रेंस कराएंगे, जो कि शायद इस नेचर की, इस लेआउट की कॉन्फ्रेंस इस मुल्क में कभी नहीं हुई। हम बाहर से बड़े इंस्पायर्ड हुए हैं इवेंट से, तो हमने कहा यार जब स्केल आएगा हम इस तरह की चीज़ कराएंगे। और उसमें पैरेलल हम 3 कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं। जिस तरह बात हुई कि एक स्टार्टअप ग्राइंड कॉन्फ्रेंस है, जिसमें स्टार्टअप फाउंडर्स जो सारे आपके टॉप के हैं, आपके टॉप टियर इन्वेस्टर्स सारे कंफर्म्ड हैं हमारे पास, और जो उसके अराउंड लोग हैं इकोसिस्टम में, बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, वो आएँ। गवर्नमेंट के भी कुछ लोग आ रहे हैं जो हमारे बड़े मेजर सपोर्टर हैं। इसी के साथ क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री बड़ी मैच्योर हो गई है, आई फील कोविड में ये ज़्यादा हुआ है, कोविड के बाद मुझे बहुत डिफरेंट नज़र आया है। ना सिर्फ जो एक ई कॉमर्स है अमेज़ॉन, ईबे वाली, जिसे मैं समझूंगा कि इंटरनेशनल ई कॉमर्स का हूँ, और एक जो लोकल ई कॉमर्स है कि आप दराज पे कुछ बेच रहे हैं, आप कोई ज्वेलरी बेच रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एक बड़ी बड़ी मार्केट है जो डोमेस्टिक काम कर रही है। उसमें ट्रैक्स के साथ हमारी पार्टनरशिप है जो कि लॉजिस्टिक्स कंपनी है बड़ी अच्छी ई कॉमर्स की। तो हम इन दोनों वर्जन्स को एड्रेस करना चाहते हैं। हम इस पे कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, इसके टॉप स्पीकर्स बुलाएंगे। इसमें जो चैलेंजेस होते हैं कि अच्छा यार स्टोर कैसे बिल्ड करते हैं शॉपिफाई पे, अगर आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनली आप D2C ब्रांड कैसे बनाते हैं, और फिर अमेज़ॉन वाली चीज़ें, जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आएंगे। तो हम समझते हैं कि ई कॉमर्स का अब एक फुल फ्लेज इकोसिस्टम है इस मुल्क में, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, डेवलपमेंट एजेंसीज, सर्विस प्रोवाइडर्स, और इस कॉन्फ्रेंस पे हम उन सबको बुलाएंगे। और ये एक हमारी एनुअल जो है ना ई कॉमर्स इंडस्ट्री का इवेंट होगा। और इसी तरह हमारी तीसरी कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है पाकिस्तान डेवलपर कॉन्फ्रेंस। तो बहुत से सालों से हम सबको ही पता है कि पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, जो मुल्क से बाहर भी जाते हैं, वो अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। इवन मुल्क के अंदर भी बहुत सी $1 बिलियन कंपनीज़ हैं जिनकी इंजीनियरिंग टीम यहाँ है। हमारी सॉफ्टवेयर जो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है वो क्या को
5 बिलियन $2.1 बिलियन कोई एक्सपोर्ट करती है। लेकिन सैड बात यह है कि उस इंडस्ट्री का जो कोर है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर है, उस बेचारे की कॉन्फ्रेंस ही कोई नहीं, मतलब उसका एनुअल इवेंट ही नहीं है जिस पे वो जाए, जिस पे उसके लीडर्स आएँ, उसके इंस्पिरेशंस आएँ, जिस पे वो अपने फेलोज़ को मिल सके, जिस पे वो सीखे कि अच्छा यार, अगर मैं आज एक डेवलपर हूँ, मेरा साल का एक्सपीरियंस है, मैं एक इंजीनियरिंग मैनेजर कैसे बन सकता हूँ, मेरी करियर ग्रोथ क्या होती है। उनको हम एक्सपोजर ही नहीं दे रहे ना। हम कह रहे हैं यार ठीक है, तुम लाहौर में किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो, बस तुम्हारा यही एक्सपोजर है। तुम्हारे सीईओ के लिए तो 600 इवेंट है हमारे पास, हम बड़ी देर से करा रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कम्युनिटी है, जो कि आई फील इज़ वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ आवर आईटी इंडस्ट्री, हम इसके लिए वो एनुअल कॉन्फ्रेंस कराएंगे, और वो रिमोट बेस्ड एक कंपनी है उसके साथ हम करा रहे हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फ्यूचर है ग्लोबली भी और इस मुल्क में भी, वो रिमोट जॉब्स में होगा। तो रिमोट बेस यही काम करती है कि हमारे टॉप इंजीनियर्स उठा के पाकिस्तान से उन्हें सिलिकॉन वैली में रिमोट जॉब्स कराती है, और आगे चल के ये कल्चर और ग्रो करेगा। बहुत सी शायद आउटसोर्सिंग कंपनीज को इसके से चैलेंज भी आए, बट ये एक नेचुरल ट्रेंड है जो ग्लोबली हो रहा है, और एट द एंड इसमें मुल्क का फ़ायदा ही है। अगर एक इंजीनियर जो है वो किसी कंपनी के थ्रू ₹1,00,000 कमाता है, तो शायद वो रिमोट जॉब पे जाके 2, 2.5, 3 लाख कमा ले, और उससे ज़्यादा जो उसकी करियर ग्रोथ है, जब वो एक ग्लोबल स्टार्टअप की टीम का पार्ट होता है, उनके स्लैक में होता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, उसकी ग्रोथ बहुत नेक्स्ट लेवल चले जाती है। तो हमारा गोल ये है कि जो तीसरी कॉन्फ्रेंस है, डेवलपर कॉन्फ्रेंस, इस पे हम उन सारे लोगों को इकट्ठा करें, उनको ग्रो करें और उनके साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करें। Awesome. Make sure, guys, the link will be in the description, by the way. अच्छा, मैं थोड़ी सी कन्वर्सेशन को डाइवर्ट करूंगा। हमने बात करी स्टार्टअप की, इकोसिस्टम की, हमने सिलिकॉन वैली की भी बात की, हमने बात की कि आप काफले भी लेकर जाते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा, ये एक टर्म यूज होती है वेंचर कैपिटल, VC। इसका कितना रोल होता है किसी स्टार्टअप की ग्रोथ में, और है क्या ये चीज़, और पाकिस्तान में कौन से VCs अवेलेबल हैं, और दूसरा ये कि ये लोकली प्रोड्यूस्ड हैं, नेशनली हैं, या ये इंटरनेशनल हैं हमारे पास इस वक्त VCs पाकिस्तान में? सही है। तो अगेन इसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भी सारे VC आएंगे, और बहुत से इंटरनेशनल VCs भी आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी भी इन्वेस्ट कर चुके हैं और आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक VC इन्वेस्टर है सर क्या? VC है क्या, इस पे आते हैं। सो वेंचर कैपिटल बेसिकली जो है ना, कि जो हम एक स्टार्टअप बनाते हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं होती जिस तरह किसी प्लाजे की इन्वेस्टमेंट होती है कि यार ये मेरे पैसे हैं, तूने बिल्ड करना है, तू 5% ले ले, हम 95 लेंगे। वेंचर कैपिटल बहुत डिफरेंट है। वेंचर कैपिटल ये है कि जो फाउंडर कंपनी बना रहा है उसकी स्वेट इक्विटी है, उसका विजन है। तो VC कहता है ठीक है यार, हम तुम्हारे उस विजन में बिलीव करते हैं जिसमें तुम 5 साल बाद होगे। इसीलिए हमें नज़र आता है कि जो एयरलिफ्ट है उसकी $300 मिलियन वैल्यूएशन है। तो ये इंटरनेशनल VCs जो हैं ये आते हैं, अब हमारे लोकल बन गए, और ये बहुत ज़्यादा कैपिटल पंप करते हैं IT कंपनीज़ में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्केल कर सकें। बहुत से केसेस में वो कंपनी प्रॉफिटेबल भी अभी नहीं होती, उनके यूनिट इकोनॉमिक्स भी नहीं बनते कि यार वो सस्ते में चीज़ें दे रही हैं। लेकिन वो जो एक बेट है जो VC करता है, वो होता है फ्यूचर पे, कि यार एयरलिफ्ट फ्यूचर में इतनी बड़ी कंपनी होगी कि पाकिस्तान का 80% मार्केट शेयर क्विक कॉमर्स का, फॉर एग्जांपल डिलीवरी का, इनके पास होगा। सो एसेंशली ये मुझे लग रहा है सबसे आसान डेफिनेशन है VC की। हमारे यहाँ लोकल VCs भी मौजूद हैं। एक फातिमा ग्रुप वाले हैं, अली मुख्तार फातिमा गोभी वेंचर्स के नाम से, वो बहुत एक्टिव हैं, वन ऑफ द टॉप 3। दूसरे आतिफ अवान साहब हैं जो कि एक पाकिस्तानी है, सिलिकॉन वैली से वापस आए। ये तो लिंक्डइन वाले कोई नहीं हाँ, थे? ये लिंक्डइन के वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर वाह। आके इन्होंने अपना एक VC फंड बनाया जिसमें बहुत से पाकिस्तानी डायस्पोरा ने भी इन्वेस्ट किया और भी लोगों ने इन्वेस्ट किया। तीसरे फैसल आफ्ताब साहब हैं जो कि अब ज़ेन कैपिटल के नाम से चलाते हैं, और उन्होंने भी बहुत सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया। अभी बुकमी का राउंड भी जो है आई बिलीव उन्होंने लीड किया है। फिर बाबर लखानी साहब हैं लैक्सन वाले, और इसी तरह बहुत से और VCs हैं। अगर मैं लिस्ट बताने जाऊँ बड़ा लंबा हो जाएगा। फिर बहुत से इंटरनेशनल VCs हैं जिन्होंने पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में स्पेशली पिछले 2 साल में इन्वेस्ट किया है। तो 500 स्टार्टअप्स हो गया, एंटलर हो गया, अभी 2 लोग आए भी हुए थे, और जितने भी और हैं। हमारी कोशिश है कि हम जनवरी में इन सबको बुलाएं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि देखें, जिसने इन्वेस्ट किया हुआ ना पाकिस्तान में कोरोना में, मोस्ट प्रॉब्ली उसने पाकिस्तान नहीं देखा। अब ये जो एंटलर से एक आया हुआ था टेडी, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आया है, लेकिन इसने को 3-4 कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसको एक बड़ी नेचुरल ख्वाहिश थी कि मैं इस मुल्क में जाके तो देखूं, होता है कि एक क्यूरियोसिटी है ना, इंसान क्यूरियोसिटी पे चलता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में हम इन सारे VCs को लाएंगे,
और आई बिलीव कि एक स्टार्टअप इंडस्ट्री या इस डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए वेंचर कैपिटल का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करता है कि आप एक फाउंडर हो, कंपनी बनाते हो, खुद आप बहुत स्लो बनाओगे, एक वीसी आपको $10 मिलियन जब दे देता है तो आप वही जो काम 10 साल में करना है वो आप 2 साल में कर देते हैं। तो आपके लिए भी विन विन है, क्योंकि आपका टेक होम ज़्यादा हो जाता है, वीसी का भी विन विन है, तो सबका बेनिफिट ये है, नुकसान किसी का नहीं है। और फिर आपकी एम्प्लॉयज़ की भी ग्रोथ होती है जब वो एकदम जो है एक फास्ट ग्रोथ कंपनी को चला रहे हैं। और हमारा अगेन जो वीसी लैंडस्केप है बिल्कुल अभी वो बहुत एक्टिव है, लेकिन ये भी साथ साथ ग्रो कर रहा है। तो अभी आतिफ साहब बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन वो भी लेट से अपना कोई और फंड शायद रेस करें, बाकी भी लोग करेंगे। तो फंड्स भी जिस तरह स्टार्टअप ग्रो करते हैं, फंड्स भी ग्रो करते रहते हैं कि एक फंड रेज होता है वो $30 मिलियन का, अब वो जब 30 मिलियन इन्वेस्ट हो जाता है तो फिर वही इन्वेस्टर एक नया फंड बनाता है जो शायद $100 मिलियन का हो। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगेन जो $350 मिलियन इन्वेस्ट हुआ है पिछले साल में, शायद अगले साल को $600-700 मिलियन इन्वेस्ट हो जाएंगे, या आई डोंट नो बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हो जाए पाकिस्तान में। लेकिन ये ग्रो ही होना है, ये पीछे जाने वाला कोई अभी जो है ना पॉइंट नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज़ वीसी में ये होती है कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, अगर कामयाब हो जाता है कोई स्टार्टअप तो बहुत पैसे हैं, सही है, बहुत मल्टीपल निकलता है। लेकिन एक चीज़ जब आप करते हैं ना हाई रिस्क, तो उसी से हाई रिवॉर्ड निकलता है। ऐसे तो इसका मतलब है कि ये जो वीसी का सारा सिस्टम है ये बड़ा रिस्की भी है एट द सेम टाइम। डू यू हैव लाइक एनी नंबर्स के कितने स्टार्टअप्स में कितने फेल हो जाते हैं और कितने सक्सेसफुल हो जाते हैं? सक्सेसफुल वो नहीं कि यूनिकॉर्न बन गए, लेकिन वो ये कि Overall. सस्टेनेबल हो जाए। अब इसमें मेरे पास इतने अच्छे नंबर नहीं है कोई, लेकिन आई बिलीव कि ओवरऑल स्टार्टअप्स का जो सक्सेस रेट है वो शायद दुनिया में कोई 1% या उससे भी कम है। 100 में से एक स्टार्टअप सस्टेनेबल होता है ग्लोबली सस्टेनेबल नहीं, जो ओवरऑल एक सक्सेस का रेट है कि कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं, तो बड़ा कम रेट है। मुझे अब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। दिस इज अ वेरी रिस्की बिजनेस फॉर वीसी। नहीं, सो वीसी के लिए देखें जनरली इतना रिस्की नहीं होता। वीसी इन्वेस्टमेंट्स में उसको पता ही है कि उसकी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ऑल रॉक स्टार नहीं होंगी। पाकिस्तान में क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जिन बिजनेसेस में इन्वेस्ट हुआ है वो प्रूवन बिजनेस मॉडल है, राइट। सो फॉर एग्जांपल एग्रीटेक में कंपनीज आ रही हैं जो कि क्या करती हैं कि वो फार्म टू स्टोर या फार्म टू होम वाला कॉन्सेप्ट ला रही हैं कि हम मिडल मैन ख़त्म करेंगे। अब ये काम ऑलरेडी हो रहा है, मतलब इसको वो डिजिटलाइज करें, या करीम ने जो काम किया, जो एयरलिफ्ट काम कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा उतना फेल करने का रिस्क नहीं है जितना आप समझें कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ में होता है कि आप कोई एआई बना रहे हैं जो कल को ना चले। हमारे यहाँ वीसी के लिए उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है जितना कि शायद सिलिकॉन वैली की अब जो कंपनीज आ रही हैं उसमें होगा। दूसरा ये कि ओवरऑल भी वीसी का जो बिज़नेस है वो तो इंसानों पे इन्वेस्ट करना है ना, तो आप प्रोडक्ट को साइड पे रखें, असल में तो इन्वेस्टमेंट टीम पे ही होती है। तो मेजर केसेस में अगर आप टीम पे अच्छी बेट लगा दें तो वो आपका आरओआई निकल ही आता है। जो वीसी के लिए चैलेंज होता है वो ये कि उसे को 1-2x आरओआई नहीं चाहिए होता, उसे तो 10x आरओआई चाहिए होता है। तो फिर प्रोबेबिलिटी होती है कि अच्छा यार अगर हमने 20 कंपनीज में पैसे डाले हैं तो कोई एक जो है वो इतना बड़ा छक्का मारेगी या 2 मारेंगे कि हमारा सारा जो फंड है ना वो उसकी आरओआई वहाँ से ही निकल आएगी। और ज़्यादातर यही होता है, जो इंडोनेशिया में थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया, वहाँ पर जो कंपनीज अर्ली शुरू हुई उनमें से कुछ 2-3-4 बिलियन डॉलर और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बन गई। इवन अमेरिका में भी लेट से जिन्होंने अर्ली इन्वेस्ट किया फेसबुक में, ऊबर वगैरह में, वो मल्टी मिलियन डॉलर उनका जो है ना आउटपुट थी। तो मुझे पर्सनली लगता कि इतना ये रिस्की बिजनेस है, एज लॉन्ग एज ये कि आप ज़रा राइट लोगों पे बेट लगाएं और उसको समझें कि अच्छा यार। और ज़्यादातर वीसीज मुझे लगता है कि बड़े वो पीपल्स पर्सन होते हैं, वो इंसानों से डीलिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका काम ही है कि फ़ंड पहले रेज भी करना है डिफरेंट लोगों को कन्विंस करके, फिर उसे इन्वेस्ट करना है राइट लोगों में। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में तकरीबन कितने यूनिकॉर्न्स होंगे? बाय यूनिकॉर्न्स आई मीन के बिलियन डॉलर वैल्यूएशन तक पहुंच गए होंगे। लेकिन 2 पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिन्हें हम यूनिकॉर्न मानते हैं। एक करीम है क्योंकि उसका फाउंडर पाकिस्तानी है, वो टीम बहुत सी कराची से थी। करीम शुरू दुबई से हुई, तो हम लेकिन उसे एक पाकिस्तानी सक्सेस स्टोरी भी मानते हैं, विच इज़ राइट। दूसरी जो है वो ज़मीन.com है जिसकी पेरेंट कंपनी का नाम है EMPG, सो इमर्जिंग मार्केट प्रॉपर्टी ग्रुप। वो स्टार्ट लाहौर से हुई प्योरली ज़मीन.com के नाम से, फिर क्योंकि वो ग्रो कर गए तो उन्होंने भी दुबई ऑफिस बना लिया। ज़मीन एक होम ग्रोन पाकिस्तानी स्टार्टअप है। करीम जो है वो एक काइंड ऑफ पाकिस्तानी पार्शल पाकिस्तानी स्टार्टअप मैं कहूँगा,
क्योंकि हमारा बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो ये 2 यूनिकॉर्न्स हैं। मज़े की बात क्या है कि पूरे मिडल ईस्ट में ये 2 ही यूनिकॉर्न्स हैं, और यहाँ ये 2 यूनिकॉर्न्स थे कुछ 6 महीने पहले तक, अब शायद एक आधा नया आया। इसके अलावा Souq.com एक होता था, लेकिन जब उसकी सेल हुई अमेज़न को तो वो $700 मिलियन पे बिका, तो उसका यूनिकॉर्न स्टेटस ख़त्म हो गया। तो शायद 6 महीने पहले तक 2 यूनिकॉर्न थे पूरे मिडल ईस्ट में, जो कि पाकिस्तानियों ने बनाए। आपको और कौन से अपकमिंग कंटेंडर्स लगते हैं कि दे कैन बी द पॉसिबल या पोटेंशियल? तो अभी ये कि स्विवल जो कंपनी है ना, जो कि एक इजिप्शियन ने बनाई है, वो भी पहले करीम में जॉब करता था, मुस्तफ़ा कंदील। तो स्विवल का जो IPO हो रहा है वो कोई $1.5-2 बिलियन पे हो रहा है, तो वो काइंड ऑफ एक यूनिकॉर्न बनी गई है। हाउ ओल्ड इज दैट कंपनी? स्विवल इज लाइक 4 years old, आई थिंक 4-5, वाओ, इतनी पुरानी नहीं है। बहुत जल्दी और IPO में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्पैक के थ्रू कोई IPO, और स्पैक कोई चीज़ होती है, अब इतना मुझे भी नहीं इसका पता। बट आई फील कि देखें, एयरलिफ्ट की बड़ी राइट पोजीशनिंग है, जितनी फास्ट उनकी ग्रोथ है, जो एग्जीक्यूशन है, जिन वैल्यूएशंस को वो टच कर चुके हुए हैं, लोगों को तो ये भी इम्पॉसिबल लगता था, मतलब $275 मिलियन। और अगर वो इसी तरह लगे रहे तो आई कैन वेरी क्लियरली सी इट बिकमिंग अ यूनिकॉर्न। और उसमें ये कि देखें, सिर्फ पाकिस्तान के सिर पे आप यूनिकॉर्न नहीं बन सकते, हमारी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है। तो इसीलिए जो ज़मीन.com वाले भी हैं, वो 16 मुल्कों में, जो उनका EMPG ग्रुप है, 16 डिफरेंट मुल्कों में वो वेबसाइट्स चलाते हैं। और एयरलिफ्ट भी जो है वो अब अफ्रीका में एक्सपेंड कर चुका है, आई थिंक जोहान्सबर्ग में या कहीं, और वो रीजन में एक्सपेंड जाएगा। तो जिसने भी पाकिस्तान से यूनिकॉर्न बनाना है, उसका फॉर्मूला यही है कि वो शुरू पाकिस्तान से करता है, इसे एज अ पायलट मार्केट वो प्रूव कर देते हैं कि देखें यहाँ हमने ये चीज़ चला दी है, अब हम यहाँ तो मिडल ईस्ट में जा रहे हैं या अफ्रीका में जा रहे हैं, या हम अगले 10 साल में ये 8 मुल्कों में जाएंगे। जिस तरह के साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, तो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंपनीज हैं वो किसी एक मुल्क के सिर पे यूनिकॉर्न नहीं है, जिस तरह मलेशिया के, वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चलती हैं। ग्रैब जो है वो साउथ ईस्ट एशिया की है, आई थिंक लजाडा साउथ ईस्ट एशिया की है, या जो भी इस तरह की कंपनीज थे। तो ये मेरा थोड़ा पर्सनल इनपुट है इस पे। अच्छा, बाय वर्किंग विद सो मैनी स्टार्टअप्स और देयर फाउंडर्स, जो एक चीज़ मुझे लगती है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, या आप कह लें कि शायद हमारे जहन खोपड़ी में ये बात घुसी हुई है कि हम पैसा भी चाहते हैं, रेज भी करना चाहते हैं, इक्विटी भी नहीं देना चाहते। ये क्या सीन है हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स में कि मैंने ये चीज़ नोट की है कि हम चीज़ों को या बिजनेस को बड़े सीने से लगा के करीब करके रखते हैं, रेज भी करना है, बहुत इक्विटी भी नहीं देनी है। तो ये कल्चर थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी देखिए, मैं इससे एक रिवर्स प्रॉब्लम भी प्रेजेंट करूंगा। वो ये कि जब एक स्टार्टअप फंड रेज करता है ना, तो उसके जो परसेंटेजेस होती हैं वो जनरली एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं होती। पूरी दुनिया का एक रूल है, जो VC इकोसिस्टम है वो इस तरह चलता है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इस तरह चलती है। अब इसमें बहुत से इन्वेस्टर भी ये कहते होते थे, या अभी भी कहते हैं कि यार अच्छा, ये तुम्हें $1 मिलियन देते हैं, हमें 70% कंपनी दे दो। अब जो स्टार्टअप VC है ना, वो ये समझता है कि यार देखिए, आप इस तरह नहीं करते, आपने उस फाउंडर को उसका राइटफुल स्टेक देना है, ताकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट रहे, आपने सेठ नहीं बन जाना, सॉरी टू से। वरना क्या होता है कि वो इंटरेस्ट लूज कर जाएगा। असल में तो फाउंडर बंदे पे बैठ कर रहा है, वो कंपनी पे तो नहीं कर रहा। फाउंडर निकाल दो, कंपनी कहाँ जाती। तो अब जो ग्लोबल VCs हैं, उन्हें ये लॉजिक समझ आता है कि अच्छा यार, अगर हम इस तरह करेंगे तो कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारा ROI है। कुछ हमारे VCs हैं, उन्हें ये नहीं समझ आता। तो मेरा अब इशू ये है कि अगर उन्हें नहीं समझ आता तो अपने आप को VC तो ना बोलें, वो बोलें कि हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, हम सेठ हैं, हम देंगे आपको पैसे, लेकिन लेंगे 80% कंपनी का। फिर और दूसरी साइड पे शायद फाउंडर्स का भी यही मसला होगा कि फाउंडर्स की एक्सपेक्टेशंस इनकरेक्ट हैं, कि अगर तो वो किसी ऐसे VC के पास जा रहे हैं जो इन चीज़ों को समझता है, और वो VC इंटरेस्टेड हो जाता है, तो वो बड़ी फेवरेबल टर्म्स पे पैसे देता है। बहुत फाउंडर्स खुश हैं, बहुत से VC से, फॉर एग्जांपल आतिफ का मैं नाम लूँगा, अली का, फैसल का, और भी लोग। और अगर वो किसी और किस्म के इन्वेस्टर के पास जाता है, तो फिर तो वो अपनी मर्ज़ी के टर्म्स ही देगा कि ठीक है यार, तुम मेरे पास आए हो। लेकिन ये कि अब जो है हमारा VC इकोसिस्टम इतना एक्टिव हो गया कि अगर आपकी कंपनी में थोड़ा सा भी स्पार्क है, तो आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे पैसे मिल जाएंगे। और आप बस कनेक्ट करें, रीच आउट करें। अगेन, हम इस कॉन्फ्रेंस पे भी स्टार्टअप्स को बुला रहे हैं, और उनके हम ऑफिस आवर्स करा रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ कि यार, जो बाहर से भी आए हैं, जो लोकल भी आए हैं, आप स्टार्टअप्स आएँ, हम थोड़ी सी वेटिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद हम वहाँ पर ऑन द स्पॉट आपकी 30-30 मिनट की 1-on-1 मीटिंग्स कराएंगे, ताकि आपका इंटरेक्शन भी हो। बड़ी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं आप अपने कॉन्फ्रेंस की।
लेकिन आई फाइंड इट वैल्यूएबल, पीपल शुड नो दैट कि दे हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड दे शुड अवेल इट। अच्छा, थोड़ी सी बात करेंगे, को फाउंडर होना कितना ज़रूरी है? मतलब कि 2 पार्टनर होना, बिकॉज़ 1 और 1 11 होते हैं, ये होना किसी कैपिटल रेज़ करने के लिए कितना ज़रूरी होता है? और एक अच्छे फाउंडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं जो कि एक वीसी ढूँढता है? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि कंपनी में वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, वो बंदे पर बेट हाँ। लगा रहा होता है। सो व्हाट आर दोज़ क्वालिटीज़ एंड हाउ इम्पोर्टेंट अ को-फाउंडर इज़? देखिए, मोस्टली जो इन्वेस्टर है ना, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे अगर आप सिंगल फाउंडर हैं। इट्स जस्ट टू मच रिस्क, ठीक है? और दूसरा क्या इवन है, इफ यू हैव नंबर्स टू शो फॉर इट, लाइक आपके नहीं, नंबर्स भी हैं। इफ यू हैव नंबर्स, फिर तो फिर सारी कंडीशंस ही चले जाते हैं ना। फैज़ान असलम सिंगल फाउंडर है, उसने सब कुछ करके दिखाया है। स्टैटिस्टिकली इट बिकम्स डिफिकल्ट। आप सारी कंपनीज उठाएं, 98% होंगी जिसमें को फाउंडर है, तो वो स्टैटिस्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सिंगल फाउंडर सब कुछ करना। तो इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अगर आप मल्टीपल फाउंडर्स हों, मल्टीपल चीज़ें टेबल पे आ रही हों, मल्टीपल लोगों की स्टेक इन्वॉल्व होती है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि देखें, बहुत मुश्किल है। अब मेरा भाई जो है वो मेरा को फाउंडर है, ठीक है? अगर वो ना हो और मैं सारा कुछ खुद फॉर एग्जांपल इमेजिन करूं करना सीखना, तो बहुत मुश्किल है। और इसमें ये कि एक एक कोई आपको बैलेंस ढूंढना है कि ठीक है, आप स्टेक भी गिव अप करते हैं, मतलब हर किसी का भाई तो नहीं होगा को फाउंडर, तो आप स्टेक गिव अप करते हैं, बट जो वैल्यू ऐड होती है कंपनी में वो बड़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें थोड़ा सा हमें ओपन माइंडेड होने की सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शायद हमारा एक कल्चर है, हम कहते हैं नहीं नहीं यार, ये बंदा आ गया, इसे मैं 50% कंपनी का अपनी दे रहा हूँ, इसने किया ही क्या है। तो ये सोच नहीं होनी चाहिए, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। देखें, अगर हमें नज़र भी नहीं आ रही ना उसकी एफर्ट, तो उसकी एफर्ट शायद हो सकता है हमसे ज़्यादा ही हो। ज़रूरी नहीं है हर बंदा आके आपको फेस में ही दिखाए कि ये देखिए 8 काम मैंने किए हैं। और आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए को फाउंडर रिलेशन में कि यार वो वैल्यू ऐड क्या कर रहा है और मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और ये सिनर्जी किस तरह चल रही है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि को फाउंडर्स जो है उनकी सिनर्जी बेस्ट तभी चलती है जब वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स लाएं। जब ओवरलैपिंग स्किल्स होंगे तो फिर आप कहेंगे कि यार नेटवर्किंग तो मैं भी करता हूँ, ये भी करता है, ठीक है, सेल्स मैं भी करता हूँ, ये भी करता है, तो सारा कुछ मैं ही कर लेता। जब आप कहेंगे कि अच्छा सेल्स मैं करता हूँ, टेक्नोलॉजी ये करता है, तो इसके बगैर मैं इनकम्प्लीट हूँ, मेरे बगैर ये इनकम्प्लीट है, ये बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक अच्छे फाउंडर की? यार जिस तरह रिश्ते में आप क्वालिटीज़ देखते हैं ना, को फाउंडर में भी वही देखनी होती हैं सारी। क्योंकि ये भी जो है ना रिश्ता ही होता है। आपने उस बंदे के साथ जो है ना अगले 5 10 20 साल कोई पता नहीं गुजारने हैं। तो जितनी स्क्रूटनी आप एक रिश्ते के लिए करते हैं, सबसे सिंपल एडवाइस है कि को फाउंडर ढूंढते वक्त भी काइंडली उतनी ही करें। अच्छा, यू आर ऑल्सो एडवाइजर टू द फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब। जी। तो what is like your collaboration with him, like why you are there as an advisor to him? क्या हो रहा है बैक एंड में? मतलब कि क्या हम सोचते हैं ना कि पॉलिटिशियंस को शायद शायद हम यंगस्टर की बातें समझ में ही नहीं आती, टेक्नोलॉजी की, क्रिप्टो की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो उनके पल्ले पड़ती ही नहीं है। सो व्हाट इज़ योर रोल, एंड शिबली साहब को ये चीज़ें समझ में भी आती हैं या नहीं? नहीं, देखिए, एक तो बड़ी ज़्यादा उन्हें समझ में आती हैं, और आप अच्छा। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उनकी मेजॉरिटी टीम बड़ी यंग है। तो एक तो शायद 25 साल में मैं कोई यंगेस्ट एडवाइज़र टू मिनिस्टर हूँ, मुझे ये लगता है। दूसरा ये कि जो बाकी भी उनके इर्द-गिर्द लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यंग हैं। क्योंकि उनको बड़ी ये समझ है कि यार दिस इज़ अ यंग पीपल वर्ल्ड, राइट? सो जो मेरी इनपुट है, जो उनके बाकी टीम में यूथ है, वो बहुत उनकी राय लेते हैं हर चीज़ पे कि यार अच्छा ये पोस्ट भी करनी है तो तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? क्योंकि उनकी ऑडियंस भी तो यूथ है ना सारी। और मुझे ये उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बाकी भी बहुत से पॉलिटिशियंस इस बात को समझ गए हैं कि यार हम यूथ से डील करते हैं, हम टेक्नोलॉजी से डील करते हैं, और वो जिनको समझ ज़्यादा आती है हम उनसे सीखें कि क्या होना चाहिए। शिबली साहब के साथ जो एंगेजमेंट है वो ये कि मैं एडवाइज़र हूँ मिनिस्टर साहब का मिनिस्ट्री में, और बहुत सी हम एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो एक तो ये जो हमारा जनवरी वाला इवेंट भी है, ये मिनिस्ट्री के पैट्रनेज के अंदर हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन पॉलिसी साइड पे बहुत से काम हो रहे हैं। तो एक तो हम वीसी पॉलिसी बना रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री, नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी जो है हमारी मिनिस्ट्री बना रही है। अच्छा, हेम्प की पॉलिसी हमारी मिनिस्ट्री बना रही है क्योंकि ओवरऑल एक ग्लोबल इंडस्ट्री है। और नेशनल साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी ये बना रही है। और इसके अलावा मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ क्योंकि बड़े पैशनेट हैं टेक्नोलॉजी में,
तो इवन कनेक्टेड पाकिस्तान पे भी उन्होंने आना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके, ही वाज़न्ट फीलिंग वेल। और बहुत सी और भी इवेंट्स पे, कॉन्फ्रेंसेस पे, इनिशिएटिव्स पे वो पर्सनली चाहते हैं कि वो उसे पैट्रनाइज करें, सपोर्ट करें, जो भी सपोर्ट इस गवर्नमेंट से मिल सकती है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा भी वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारी करंट गवर्नमेंट का। और मुझे ये लगता है कि अल्लाह ने मुझे ये रोल दिया है कि मैं जो इंडस्ट्री की सिनर्जी है गवर्नमेंट के साथ, उसको बेहतर बना सकूं। कि देखिए मोस्टली तो प्रॉब्लम ये रहता है ना, आप कहते हैं यार ये मैं F6 में बैठा इतना अच्छा काम कर रहा हूँ और ये पता क्यों नहीं लग रहा गवर्नमेंट में किसी को। तो पता ही कब लगेगा, जब मिनिस्टर्स के इर्द गिर्द वाले लोगों को ही नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो मेरा तो बड़ा ऑनर है कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि ठीक है यार तुम्हारा काम है या जो भी है, और मैं उसका समझता हूँ कि मैं हक अदा करने की कोशिश करता हूँ कि जो राइट इनिशिएटिव्स हैं, राइट लोग हैं, उनका एक्सपोजर हो उनके थ्रू, एक तो उनसे भी, बट उनके थ्रू ओवरऑल गवर्नमेंट से भी। आपने अभी जिक्र करा कि यू गाइस आर वर्किंग ऑन अ नेशनल पॉलिसी, राइट? वो स्टार्टअप के लिए अलग है, वीसी के लिए अलग। वीसी के लिए अलग है। सो व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? आप इसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं? व्हाट यू वांटेड टू डू विद दैट नेशनल पॉलिसी नहीं, फॉर so- स्टार्टअप्स एंड जी, जी। दीस वीसी? सो एक तो ये रेगुलेट नहीं करना चाह रहे। हम पॉलिसी का मकसद ये है कि देखिए जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड हो जाए। तो स्टार्टअप पॉलिसी में सारा ये लिखा है कि ठीक है यार गवर्नमेंट एक वीसी फंड बनाए, ये जो गवर्नमेंट के 8 इदारे रेलिवेंट हैं ये इस किस्म की सपोर्ट दें। हम कोई भी ये काम नहीं करना चाह रहे कि स्टार्टअप आके रजिस्टर करे तो ये होगा। ये बड़े पुराने वाले काम हैं और ये नहीं होने चाहिए। और जिस चीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है वो रेगुलेट भी नहीं होनी चाहिए। देखिए जो वीसी की रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं वो आई थिंक बड़े सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान में। उसमें हमारी कोशिश ये है कि जिन इदारों की वो जिम्मेदारी है SCCP की, स्टेट बैंक की, उनके साथ थ्रू दिस पॉलिसी फैसिलिटेशन के मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किए जाएं। तो एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इस टाइम पाकिस्तान में पैसा डालना बहुत आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। रिपैट्रिएशन के बगैर कोई भी नहीं इन्वेस्ट करता कहीं पे। तो ये जो चैलेंजेस हैं, जो कि अगेन एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही छोटी सी, हमारे इवेंट पे भी वीसीज आएंगे सारे, वो हाईलाइट करेंगे, हम एक राउंड टेबल करें इन्वेस्टर्स का। तो उसमें वो बताएंगे कि यार ये देखें ये हमारे चैलेंजेस हैं जो हमें SCCP से चाहिए, जो हमें स्टेट बैंक से चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री का और इस पॉलिसी का ये काम है कि वो लीड ले कि हम वो फैसिलिटेशन क्रिएट कराएं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अच्छे लेवल पे फंड भी रेज कर रहे हैं, बट डू यू हैव एनी आइडिया या you would suggest something to the youth who want to work on ideas और एक स्टार्टअप हो, what ventures should be started in Pakistan? सही है, करीम बना, उसने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया, एयरलिफ्ट आया, क्विक डिलीवरी को रेवोल्यूशनाइज किया, सादा पे एंड व्हाट नॉट बहुत सारे आए। What industries you see have a future potential? Like if I were to ask you कि यार 10 साल बाद, 10 साल आने वाले 10 सालों में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं या कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिनको प्रमोट होना चाहिए और जिसकी पाकिस्तान में अभी बहुत कमी है और या काम नहीं हो रहा, व्हाट वुड बी दैट? देखिए एक तो ये कि सारी चीज़ें ही हैं। मतलब इस मुल्क में हर चीज़ ही ठीक होने वाली है। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छी बात ये है कि वो आएँ और ठीक करें। एयरलिफ्ट ने पहले ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल करने की कोशिश की, कोरोना आ गया, उन्होंने कहा ठीक है यार ये क्विक कॉमर्स में हम चले जाते हैं। हमारी ई-कॉमर्स में बहुत सी कंपनीज़ आ गई हैं, B2B लॉजिस्टिक्स में बहुत कंपनियाँ आ गई हैं। तो आप ऑलमोस्ट कोई भी सेगमेंट उठाएँ, आपको नज़र आएगा कि यार बड़े चैलेंजेस हैं। और वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो अपॉर्चुनिटी है। मतलब मुझे पर्सनली एक चीज़ जो बड़ी बॉदर करती है आजकल वो ये कि देखें एग्रीकल्चर हमारी एक मैसिव इंडस्ट्री है, प्रॉब्ली सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, 70% जो भी, उस पे कोई काम ही नहीं कर रहा। कितने स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीटेक में हैं, 5-7 मैं गिन के बता देता हूँ। उस पे 500 स्टार्टअप क्यों नहीं है? और पूरा मुल्क जो है आपका फार ऑफ एरियाज़ तक एग्रीकल्चर है। उनकी एम्पावरमेंट पे, उनके चैलेंजेस सॉल्व करने में, उनको फिनटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में क्यों लोग लीड नहीं ले रहे? शायद इसका रीज़न ये है कि हमारे ज़्यादातर स्टार्टअप बनाने वाले लोग ही शहरों से होते हैं, तो उन्हें वो मसले ही नहीं पता। तो उनको वो एक्सपोज़र देना कि यार ये देखो ये एक $10 बिलियन चैलेंज है, ये एक $100 बिलियन चैलेंज है, इसे सॉल्व करें। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, जिससे कि एज एंटरप्रेन्योर्स हम आएँ, हम टेकअप करें, हम सॉल्व करें। और इनमें वीसी फंडिंग भी अवेलेबल है। आप आएँ एक अच्छा प्रोडक्ट लेके, थोड़ा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाएं उसका। मैं गारंटी करता हूँ कि अगर आपकी टीम अच्छी हुई आपको कोई वीसी फंड कर देगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, सिंस यू आर एडवाइजर अगेन, तो
जो मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हमारे यूनिवर्सिटी का करिकुलम बहुत आउटडेटेड है। हम वही बीबीए वाले और पता नहीं बीए और पता नहीं कौन से कोर्सेज पढ़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पर, मॉडर्न जो दौर है, या फंड रेजिंग पर, ना तो डिग्री तो दूर की बात है, डिप्लोमे भी नहीं हो रहे। Why the government, when they know technology is so vital for the growth and economy of this country, why they are not working towards the curriculum of universities and in introducing like vocational training या some sort of diploma at least? देखिए एक तो ये कि या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं, मतलब स्टेट की तो शायद सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। देखें, जितना अच्छा सनी अली ने अमेज़ॉन को प्रमोट करने पे या इस कल्चर को प्रमोट करने पे काम किया, फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग को हिशाम सरवर ने या बाकी सारों ने, इतना किसी मिनिस्ट्री से नहीं हुआ। तो मिनिस्ट्री का तो काम ही नहीं होना चाहिए कि वो कोई काम करे, ओवरऑल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। काम ही होना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है हम उसे सपोर्ट करें। अच्छा, हमारे यहाँ उल्टा काम होता है, लोग कहते हैं अच्छा यार गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले। मिनिस्टर साहब का भी पर्सपेक्टिव ये है कि यार जो प्राइवेटली अच्छा हो रहा है वी विल सपोर्ट दैट, वी विल नॉट स्टार्ट न्यू थिंग्स। अगर कोई अच्छा ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट चला रहा है तो हम उसकी सपोर्ट क्या कर सकते हैं? हम कौन होते हैं फ्रीलांसिंग सिखाने वाले? हमें तो आती भी नहीं। आई एम नॉट सेइंग फ्रीलांसिंग सिखानी है। जिस तरह सिलिकॉन वैली जब जाए ना, वहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, राइट? वहाँ से ये सारे ड्रॉप आउट्स या देखें तो वहीं से लोग निकलते हैं, यहाँ पे आते हैं। इस तरह और टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में GIK है, नस्ट है, लम्स है, IBA है। तो सही है, ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट? दे आर प्राइवेटाइज, जो कि बहुत भारी रकम लेते हैं पर सेमेस्टर। नस्ट टेक्निकली हमारी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करती है। इसमें थोड़ा सा मैं करिकुलम वाला सवाल एड्रेस करता हूँ। देखिए, एक तो ये कि करिकुलम HEC की जिम्मेदारी, HEC की हायर एजुकेशन कमीशन। दूसरा ये कि फ्रॉम माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इस किसी भी चीज़ में चेंज लाना जो है ना, वो इतना एक टायरिंग प्रोसेस है। उस टाइम में हम एज एंटरप्रेन्योर्स जो है पूरी चीज़ प्राइवेटली खड़ी कर सकते हैं, ठीक है? हमें और लोगों ने की है। देखें, जो भी हम कहें कि यार ये एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं सिखा रहे हैं, फ्रीलांसिंग क्यों नहीं सिखाते, मैं अगेन एग्जांपल दूंगा। तो वो प्राइवेटली जिन लोगों ने किया वो 10x फास्ट की है, 10x ज़्यादा बड़ी की है। और मुझे पर्सनली जो है ये लगता है कि इससे ज़्यादा आसान है कि हम मिनिस्ट्री से कहें कि यार अच्छा सारी यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम अपडेट करें, हम इन पैरेलल कोई चीज़ कर लें जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा जल्दी आ जाए। क्योंकि आप कितने प्रोफेसर बदलेंगे, कितनी यूनिवर्सिटियों का करिकुलम बदलेंगे, वो बदलने में 6 साल लग जाएंगे। 6 साल बाद वैसे ही जो आप चीज़ें होना, अभी आपके पास ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि उस लेवल का पढ़ा सके, बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और इंपोर्ट पर टैक्स ड्यूटी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। जोक असाइड, ऐसी चीज़ मुझे बताएं जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं हो स्टार्टअप कल्चर के हवाले से, कोई एक चीज़ जो मुझसे रह गई और आप समझते हैं कि बताना ज़रूरी है। बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। क्योंकि ज़्यादा तो मैंने पूछ लिए हैं। आपने अच्छा, ESOP से एक टर्म यूज़ होती है जो हमने स्टार्ट में भी यूज़ करी, कि जब आप अपने अर्ली एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड करते हैं तो उनके लिए ये होता है, वो किस तरह वर्क करती है ESOPs? ज़रूर। तो अगेन क्योंकि मैं इतना फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ, बट क्योंकि स्टार्टअप कनेक्टर हूँ तो मैं जवाब देता हूँ। सो ESOP का कॉन्सेप्ट ये है, देखें कि अगर आप जाएं और आप किसी MNC में जॉब करें तो वो कहते हैं ठीक है यार हम तो XYZ हैं, तुम आओ अपना रोल अदा करो, ये तनख्वाह पकड़ो और साइड पे हो जाओ। अब एक स्टार्टअप में क्या होता है कि स्टार्टअप में काम ना कभी कभी बड़ा ज़्यादा भी करना पड़ता है, और एक फाउंडर जिस एनर्जी से काम करता है कभी एम्प्लॉयज़ नहीं करते। अच्छा, क्यों करें? उनका शेयर ही नहीं है उस कंपनी में भाई, उनको सैलरी मिलती है, 9 to 5 आएंगे, काम करके जाएंगे। तो इसका तरीका दुनिया ने ये ढूंढा कि यार उन्हें स्टेक दे देते हैं ना कंपनी में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दे देते हैं। सो वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो है ये पूरा वो फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू वो होता है कि यार आप एम्प्लॉय आ रहे हैं एयरलिफ्ट में, क्योंकि आप 200 नंबर पे एम्प्लॉय है, 5 नंबर पे है, तो आपको हम इतनी स्टेक देंगे। वो हर महीने इतनी इशू होती रहेगी, आप 3 साल रहेंगे तो पूरी इशू हो जाएगी। अच्छा, वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसे हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस कहते हैं। तो स्टार्टअप्स जो है वो अपनी इक्विटी की एक सर्टेन परसेंटेज 5, 10, 20 डेडिकेट करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस बनाने के लिए, और इसी से इम्पैक्ट आता है। आप फेसबुक में हो, आपके पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस होती हैं, तो जो फेसबुक में पहला, दूसरा, तीसरा बंदा था वो प्रॉब्ली आपके 600 स्टार्टअप फाउंडर से बहुत ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास जो स्टॉक ऑप्शंस थी वही बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बाद में चले गई। और आई थिंक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो हैं दैट इज़ लाइक द क्रक्स ऑफ द स्टार्टअप मूवमेंट, क्योंकि फाउंडर तो 2 होते हैं कंपनी में।
असल में तो वो 300 एम्प्लॉयज़ जो करीम के अर्ली थे, उनको जितने पैसे मिले जब एग्ज़िट पे, उन्होंने आके कंपनीज़ शुरू की, उन्होंने आके इन्वेस्ट किया दूसरे लोगों में, उन्होंने वो रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट किया। अब अगर उन्हें वो ना मिलते, तो ये कुछ भी ना होता और यही जो है सिलिकॉन वैली है सारी। Awesome, awesome, awesome. Thank you very much, Arzish, for your valuable time. हमारी ऑडियंस को, हमारी यूथ को कोई पैगाम दें स्टार्टअप के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, क्योंकि वेल्थ तो जॉब में नहीं बनती भाई। अगर आपने घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारना है आपको, जॉब में तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको रिस्क लेना है। तो व्हाट्स योर मैसेज फॉर द यूथ हु आर लिसनिंग टू अस? व्हाट्स लाइक योर फाइनल वर्ड्स टू देम? मेरा यूथ के लिए एक बड़ा सिंपल मैसेज है कि जिस तरह आपने कहा कि वेल्थ क्रिएशन बिल्कुल जॉब में नहीं होती, वेल्थ क्रिएशन कारोबार में ही होती है, बरकत भी कारोबार में ही है। तो आप जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। जब आपका लाइवलीहुड सेट हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब छोड़ के कारोबार शुरू कर दें, जॉब के साथ साथ कुछ शुरू करें और एक माइंड में थॉट होनी चाहिए कि यार हमने कुछ अपना बिल्ड करना है। और इसी थॉट के साथ सारे शुरू होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो करीम जिसने बनाई उसे कोई ख्वाब आया था कि तुम बनाओगे तो इतनी बड़ी हो जाएगी। उसने भी एक सोच से शुरू किया था, सब एक सोच से शुरू करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग उस सोच पे एक्शन भी ले लेते हैं और हम बाकी सारे एक्शन नहीं लेते हैं, हम फिर अपनी रूटीन में चले जाते हैं। तो जिस दिन आप एक्शन ले लेंगे, उस दिन जो है आपका स्टार्ट है। और फिर सिर्फ ये टाइम की बात है कि आप करीम बनाते हैं या आप एयरलिफ्ट बनाते हैं या आप तहज़ीब बेकर्स बनाते हैं। लेकिन ये मैं गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप लगे रहें तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर बना लेंगे। Thank you very much, Arzish, for your time, and thank you very much for listening to us. Make sure you like the video, share it with your friends, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you once again.